हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके एडुकेयर में। आज हम ये इतिहास का दूसरा क्लास लेके आए हैं। पहला क्लास अपलोड कर दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक, इन सब बातों पर चर्चा किए हैं। और आज ये दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या क्या है और किसको इतिहास का स्रोत कहा जाता है, इनसे क्या इतिहास को जानने में किस प्रकार से हम लोग को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी स्थान या देश के इतिहास को जानने के लिए जो है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ये दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो हम लोग एक्चुअली ये पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, पूरा फ्लो चार्ट है, आप लोग आराम से एक बार देख ले और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी इसको लेके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से एक एक चीज़ पर इसका वीडियो आएगा और बहुत ही विस्तृत रूप से हम लोग इसको पढ़ेंगे, परंतु आज जो है इसको हम लोग एक बेसिक तौर पर सिर्फ देख लेते हैं, ताकि हम लोग जो इसके बाद जैसे अभिलेख का एक अलग से वीडियो बनेगा, स्मारक भवन का अलग से, सिक्का का अलग से, तो उन सबको बारे समझने में हम लोग को आसानी होगा। देखिए, भारत में पुरातात्विक खोज, ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन व समीक्षा का जो दायित्व होता है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का होता है। ठीक है, इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसको ASI शॉर्ट नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका स्थापना जो है 1861 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय जो है ये दिल्ली में। ठीक है, किसी भी स्थान को आप लोग ये देखिएगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह बोर्ड में थोड़ा सा कम है। देखिए, मान लीजिए कोई एक स्थान है, यहाँ पर कोई एक सभ्यता बैठा है, तो कोई एक सभ्यता, विशाल सभ्यता बैठा हुआ है, या कोई एक बहुत बड़ा इमारत है। जब ये किसी कारणवश इसका पतन हुआ, ये नष्ट हो गया, तो इसके जो अवशेष होते थे वे इसी स्थान पर रह गए। फिर इसके ऊपर फिर एक सभ्यता बैठ गया, फिर किसी कारण वह विनाश हो गया, माना नष्ट हो गया, तो फिर उसके जो अवशेष होते थे वे वहीं पर फिर जम गए। इस तरह करते करते कालांतर में बहुत बड़ा कहीं कहीं टीला का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये जो भारतीय पुरातात्विक संस्था होता है, यही सब स्थलों पर खुदाई करता है। खुदाई दो प्रकार से एक्चुअली किया जाता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। एक होता है अनुलंब, ठीक है, और एक इधर से क्षैतिज। इस तरह से खुदाई करेगा। यदि वहाँ पर कोई भी पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत से संबंधित कुछ भी मिल जाए, एक्चुअली ज़्यादा पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख, स्मारक, यही सब मिलेगा, तो फिर उसको आयु का पता किया जाएगा कार्बन 14 पद्धति से। उसको भी हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है। और फिर उस पर क्षैतिज तरीका से फिर खोदेगा और इस तरह से किसी ऐतिहासिक स्थल का पता लगता है। जिस प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा सभ्यता का खोज हो गया था, कि कहीं से ईंटों का ज़रूरत था, तो पता चला कि कहीं कोई एक जगह है जहाँ से ईंटों का बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ ईंट है। ठीक है, ईंट जो हम लोग घर बनाते हैं। ठीक है, तो फिर उसका खुदाई हुआ तो पता चलता है कि वहाँ बहुत बड़ा एक सभ्यता था, जिसको हम लोग आप हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसी प्रकार टीले वगैरह का या कोई ऐतिहासिक स्थल है बहुत पुराना, उन सब का खुदाई होता है, और जिससे हम लोग को कोई ना कोई स्रोत मिलता है, जिससे हम लोग आगे इतिहास के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। यह है प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत एक्चुअली जो खुदाई के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरे, ये सब जो हैं ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सब थोड़ा हल्का हल्का सा जानेंगे, और इसके बाद जो है प्रत्येक का सेपरेट वीडियो आएगा। जैसे पुरातात्विक स्रोतों का एक अलग वीडियो रहेगा, साहित्यिक स्रोत का एक अलग वीडियो रहेगा, जिसमें
हम लोग और डिटेल से सबको देखेंगे। तो ये सिर्फ हम लोग बेसिक तौर पर आज देख रहे हैं ताकि आने वाला वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसी प्रकार है साहित्यिक स्रोत, जिसको फिर दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक है भारतीय साहित्य, एक है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो विदेश से बाहर से, भारत के बाहर से जो आए, जैसे यूनान के जो आए लेखक और यहाँ पर रहे, जैसे कि हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी, इन सभी ने जो भारत के बारे में चर्चा किया है, उन सब से हम लोग भारतीय इतिहास को जान सकते हैं कि उस समय भारत किस प्रकार का था, ठीक है। इसी प्रकार चीन के लेखक में देखेंगे तो फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इन लोगों ने भी जो अपना ग्रंथ लिखा है उसमें भारत के बारे में चर्चा किया है, जिससे हम लोगों को प्राचीन भारत के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में, इन सबों के बारे में जानने में सुविधा मिलता है। इसी प्रकार अरबी लेखक है जिसमें इब्न बतूता है, अल मसूदी है, सुलेमान है, सब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ लिखा है, जिससे हम लोग अपने इतिहास के बारे में जान पाए हैं। सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से, ठीक है। अब आता है ऐतिहासिक भारतीय साहित्य, ठीक है। भारतीय साहित्य जो है, इसके अंतर्गत इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। भारतीय साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य, ठीक है। अब धार्मिक साहित्य को फिर 3 भागों में बांटा गया है। एक है ब्राह्मण साहित्य, एक है बौद्ध साहित्य, फिर है जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, षडदर्शन, स्मृति और महाकाव्य, ये सब जो है ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य में देखें तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बुद्ध चरित और दिव्य वादन, ये सब हम लोग बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ब्राह्मण साहित्य में पढ़ेंगे वेद, तो सब जानते हैं 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। इस प्रकार से सब चीज़ से हम लोग को इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जानकारी मिलता ही है, ठीक है। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य में भी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इससे भी हम लोग को उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। फिर जैन साहित्य आता है, इसमें भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन, इससे भी हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ये तो हो गया धार्मिक साहित्य, ठीक है। अब आता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसमें अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्याय, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। फिर हर्षचरित, इन सबों से भी हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इन सब पर हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन का बात नहीं है। फिर है संगम साहित्य, इसमें तिरुकुरल, शिल्पादिकरम, फिर जीवक चिंतामणि, फिर मणि मेखले, ये सब भी एक ग्रंथ है, जिससे हम लोग उस समय के तत्कालीन इतिहास के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये था प्राचीन इतिहास के स्रोत। देखिए, प्रत्येक का सेपरेट वीडियो आएगा, आप लोग एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। इससे आगे भी एक वीडियो डाला गया है, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लें। हम लोग एकदम बेसिक स्तर से लेके चल रहे हैं, कोई टॉपिक को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो ये आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।